24 फरवरी 2022 ये वो दिन है जब रूस ने यूक्रेन पर फुल स्केल वॉर का ऐलान किया था। रूस ने इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया था। उस समय दर्जनों मिलिट्री एक्सपर्ट और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों ने कहा था कि ये जंग चंद हफ्तों की ही है, रूस आसानी से इसे जीत लेगा। पर आज इस जंग को शुरू हुए पूरे 3 साल हो गए हैं। यूक्रेन अब भी कई मोर्चों पर रूस से लड़ रहा है। इतने ताकतवर देश के सामने यूक्रेन 3 सालों तक कैसे टिका रहा? अगर इसका जवाब 2 शब्दों में दिया जाए तो होगा विदेशी मदद। इन 3 सालों में अमेरिका और यूरोप के देशों ने मिलकर यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद दी है। जंग लड़ने के लिए बम, गोला बारूद भी दिया। इस मदद में सबसे आगे रहा अमेरिका। पर जब से अमेरिका में निज़ाम बदला है तब से यूक्रेन और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की टेंशन बढ़ गई है। कैसे? 3 तारीखों पर गौर कीजिए। 12 फरवरी को ट्रंप ने पुतिन को फ़ोन मिलाया और जंग खत्म करने पर बात की। इस बातचीत में यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया। 18 फरवरी को सऊदी अरब में रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। इस मीटिंग में भी जंग खत्म करने की चर्चा हुई, लेकिन यूक्रेन को इसमें भी बुलावा नहीं गया। 18 फरवरी को ही ट्रंप बोले कि यूक्रेन को अपने 50% नेचुरल रिसोर्सेज अमेरिका के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि हमने उनकी मदद के लिए अरबों डॉलर दिए हैं। 19 फरवरी को ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को तानाशाह बोला। कहा वो अपने देश में चुनाव नहीं होने दे रहे ताकि सत्ता में बने रहें। ट्रंप के इन बयानों से आप अमेरिका और यूक्रेन के बीच बढ़ी तल्खी का अंदाजा लगा सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने इन पर चुप्पी साधी हुई थी, पर अब उन्होंने भी पलटवार शुरू कर दिया है। यूक्रेन वॉर के 3 साल होने पर उन्होंने पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने ट्रंप के बयानों के जवाब दिए हैं। आज के शो में इन्हीं पर बात करेंगे और जानेंगे 3 साल में यूक्रेन की जंग कितनी बदली। जानकारों से समझेंगे यूक्रेन का भविष्य क्या होने वाला है। यूक्रेन के बाद आपको ले चलेंगे जर्मनी, जहां चुनाव रिजल्ट आ चुके हैं और एक कंजर्वेटिव पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। बताएंगे कौन हो सकते हैं जर्मनी के नए चांसलर। नमस्ते, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं लंदन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। सबसे पहले बात रूस यूक्रेन जंग की। पहले ज़ेलेंस्की के पलटवारों की बात कर लेते हैं। ट्रंप के तानाशाह वाले बयान पर ज़ेलेंस्की बोले, मैं अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, बशर्ते यूक्रेन को नेटो में शामिल करना होगा। सुनिए। अगर मेरे राष्ट्रपति पद छोड़ने से यूक्रेन में शांति आ जाएगी तो मैं अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके बदले यूक्रेन को नेटो में शामिल करना होगा। अगर ऐसा होता है तो मैं तुरंत हट जाऊंगा। मेरा पूरा ध्यान यूक्रेन की सुरक्षा पर है, न कि 20 साल बाद की स्थिति पर। मेरा इरादा दशक भर राज करने का नहीं है। इसे आप मेरा लक्ष्य समझ सकते हैं और मेरा ख्वाब भी। यूक्रेन में आखिरी राष्ट्रपति चुनाव 2019 में हुए थे, उसमें ज़ेलेंस्की ने जीत हासिल की। अगला चुनाव 2024 में होना था, लेकिन उसके पहले ही देश युद्ध की भीड़ चढ़ चुका था। युद्ध की वजह से ज़ेलेंस्की ने पूरे देश में मार्शल लॉ लगाया हुआ है। जंग की शुरुआत से अब तक यूक्रेन में 14 बार मार्शल लॉ लग चुका है। यूक्रेन के संविधान के मुताबिक अगर देश में मार्शल लॉ लगा हो तो चुनाव नहीं हो सकते। हमने जानकार से पूछा, ज़ेलेंस्की के बयान के क्या मायने हैं? क्या वो वाकई में अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं? और क्या अमेरिका, यूरोप के देश यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के लिए तैयार होंगे? देखिए, अमेरिका नेटो में यूक्रेन को शामिल नहीं होने देगा, क्योंकि कोई भी समझौता जब भी होगा रूस के साथ तो उसमें एक जो सबसे प्रमुख रूस की शर्त है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया जाए। और एग्रीमेंट जो हुए हैं और जिसकी संभावना फ्यूचर में है, सीज फायर की संभावना तभी बनती है जब यूक्रेन को नेटो में नहीं बनाया जाएगा मेंबर। लेकिन जो उनको बोला है, अभी एक तरह से जो प्रेसिडेंट को बोला था कमेडियन या फिर आप डिक्टेटर हैं, जो ट्रंप ने बोला था जेलेंस्की के बारे में, उसका मकसद था, 2 मकसद था। एक तो कि जेलेंस्की से उनके संबंध अच्छे नहीं है, पहले टर्म में भी अच्छे नहीं थे, तो एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही थी। और दूसरा कि यह भी था कि अगर आप जो एग्रीमेंट अमेरिका करना चाह रहा था, जिसमें कि लगभग जो उनके जो मिनरल्स हैं उस पे अमेरिका कब्जा करना चाहता है, तो उस मिनरल्स में जेलेंस्की तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि यूरोपियन देशों ने उनको बोल के रखा था कि ये समझौता नहीं होगा जब तक आपको सिक्योरिटी गारंटी या नेटो का मेंबर नहीं बनाया जाए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में उन पर दबाव बनाने के लिए यह बात बोली गई थी कि अगर आप नहीं एग्रीमेंट साइन करते हैं अमेरिका के साथ मिनरल्स के लिए और सीज फायर के लिए, तो आपको हटाया जा सकता है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में उनको बोला था कि आप डिक्टेटर हो, 5% से भी कम आपकी लोकप्रियता है। तो एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है, और अभी के जो रिपोर्ट्स हैं उसमें वो जेलेंस्की लगता है कि लगभग अग्री कर गए। तो इसको उसी तरीके से देखा जाना चाहिए।
ज़ेलेंस्की ने पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप से मिलने की भी इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि ट्रंप के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वो जानना चाहते हैं ताकि यूक्रेन की शांति के लिए सही कदम उठाया जा सके। ज़ेलेंस्की ये भी बोले कि वो ट्रंप और पुतिन मिलने वाले हैं, पर इस मुलाकात से पहले मैं खुद ट्रंप से मिलना चाहता हूं ताकि समस्या का समाधान निकाला जा सके। Від Трампа я дуже хочу. मैं चाहता हूं कि ट्रंप और मैं एक दूसरे को बेहतर समझें, वो हालात का जायज़ा लें और हमें बताएं कि सुरक्षा गारंटी क्या होगी। यूक्रेन की स्थिति मजबूत होना विक्ट्री प्लान का हिस्सा था ताकि आसानी से बातचीत की जा सके। ट्रंप से सुरक्षा गारंटी मिलना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। І гарантії безпеки від Трампа дуже потрібні. А для того, щоб все знати, весь задум हम समझना चाहते हैं कि अमेरिका की योजना क्या है और यह समझौता किस तरह यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी बन सकता है। हमें मिलकर इस विषय पर बात करनी होगी। यह बैठक निष्पक्ष होनी चाहिए, यानी ट्रंप के पुतिन से मिलने से पहले हमें इस पर चर्चा करनी होगी। повинна бути справедливою, а значить, до зустрічі Трампа з Путіним. हमने जानकार से पूछा, अब तक ट्रंप ने यूक्रेन वॉर को ख़त्म करने के लिए जितनी भी मीटिंग की है उनमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया। इससे ज़ेलेंस्की नाराज़ हुए। अब ज़ेलेंस्की खुद ट्रंप से मिलने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। क्या ट्रंप इसके लिए राज़ी होंगे? ये यूक्रेन को लग रहा है और एक तरह से समझ में आ रहा है कि उनके साथ एक ग्रेट बिट्रेयल हुआ है। और इस पे एक फ्रांसिस फुकुयामा जो कि एंड ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं, उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा है जिसमें कि द अल्टीमेट बिट्रेयल उसका टाइटल है। तो यूक्रेन को लग रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन यह भी मजबूरी उनकी यह है कि वह अमेरिका के विरोध में जा नहीं सकते। और अमेरिका के विरोध में अगर जाएंगे तो उनको जो वहाँ पे है उनका जो सपोर्ट सिस्टम है यूरोप का, वो सपोर्ट अगर रहे भी तो उसके बाद भी युद्ध वो नहीं लड़ सकते। तो वैसे में काफ़ी संभावना है कि अभी जो अग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं उसमें जब तक अमेरिका शामिल नहीं हो तो ये एग्रीमेंट या सीज फायर उसकी संभावना नहीं है। उनको देखिए, ट्रंप को लगता है कि यूरोप के साथ रखने से जो समझौता है उसकी संभावना नहीं है, क्योंकि यूरोप में जो पार्टीज हैं अभी भी यूक्रेन को समर्थन के लिए तैयार है। इसलिए उन्होंने जानबूझ के यूक्रेन को भी अलग रखा था और अभी अमेरिका ने यूरोप को भी अलग रखा था। ये इन्होंने बोला है कि हम इस यूक्रेन को बाद में शामिल करेंगे और शामिल करना भी पड़ेगा, ये सच है। लेकिन उनको लगता था कि समझौते की संभावना नहीं है अगर उसमें यूरोप को शामिल कर लिया जाए। और यूरोप के साथ भी ट्रंप के संबंध अभी अच्छे नहीं। आप जानते हैं कि यूरोप में जिस ढंग का स्टेटमेंट जेडी वांस ने दिया है तो यूरोप भी काफी घबराया हुआ। यूरोप को दो डर लगता है कि यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी नहीं मिलेगी, और यूरोप को यह भी लगता है कि जो यूरोप पे रूस का खतरा है उसकी जो सिक्योरिटी नाटो देता था वह भी नहीं मिलेगा। तो वही कारण है कि ट्रंप ने सीधा पुतिन के साथ डील किया। इनिशिएटिव मुझे लगता है कि वो ठीक था, लेकिन यह भी जरूरी है कि यूक्रेन को उसमें शामिल होना चाहिए। ये तो हुई रूस, यूक्रेन और अमेरिका के त्रिकोण की वो बातें जो फरवरी महीने में घटी हैं। अब आपको कुछ बिंदुओं में समझा देते हैं 3 साल में इस जंग में क्या क्या घटा। यूक्रेन के लगभग 20% इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है। इसमें क्रीमिया का इलाका भी शामिल है। जंग के बाद से रूस यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों को अपने में मिला चुका है। कौन कौन से हैं ये इलाके? डोनेस्क, लुगांस्क, खिरसान और जापोरोजिया। रूस ने प्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन की आबादी को टारगेट नहीं किया है, बल्कि उसने यूक्रेन की मिलिट्री फैसिलिटी और एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 सालों में यूक्रेन का लगभग 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। रूस का कितना नुकसान हुआ है? रूस पर अब तक 16,000 से ज़्यादा प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध बिगड़े हैं। वो कई देशों से व्यापार नहीं कर पा रहा है, इसलिए सस्ते दामों में अपना तेल बेच रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC उसने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। इससे पुतिन के विदेशी दौरे प्रभावित हुए हैं। अप्रैल 2023 में फिनलैंड और मार्च 2024 में स्वीडन नेटो में शामिल हो गए। फिनलैंड की ज़मीनी सीमा तो स्वीडन की समुद्री सीमा रूस से लगती है। जून 2023 में रूस के प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैगनर ने पुतिन के खिलाफ ये विद्रोह कर दिया था। हालांकि पुतिन ने विद्रोह कुचल दिया। सनद रहे कि वैगनर ग्रुप रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना के साथ लड़ रहा था। वैगनर के विद्रोह के 2 महीने बाद उसके मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो गई थी। उस समय पुतिन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने ही येवगेनी से विद्रोह का बदला लिया है और उनकी हत्या करवाई है। एक नुकसान ये भी कि यूक्रेन के अमेरिका के साथ संबंध बदले। जो बाइडेन के कार्यकाल में यूक्रेन को अमेरिका से फुल सपोर्ट मिला, पैसा, हथियार और कई सुरक्षा समझौते हुए। हालांकि ट्रंप की जीत के बाद सब पानी में मिलता दिख रहा है। नए राष्ट्रपति यूक्रेन को समर्थन देने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। हमने जानकार से पूछा, इन 3 सालों के घटनाक्रम को कैसे देखा जाना चाहिए? क्या ट्रंप के आने से यूक्रेन ये जंग हार सकता है?
देखिए ये 3 साल की घटनाक्रम है, इसने पूरे विश्व को बदल दिया है। इसने विश्व को दो या तीन खेमों में अभी खड़ा कर दिया है, इसमें कि अभी पहले अमेरिका और यूरोपियन कंट्री एक साथ थे, उसमें यूक्रेन भी शामिल था, रूस चीन एक साथ था, और तीसरा जो है पूरा विश्व एक वैश्विक दक्षिण के रूप में जिसको जानते हैं, उन्होंने एक न्यूट्रल पॉलिसी अपना ली थी। तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के रूप में अभी इमर्ज कर गया, इसका सबसे प्रमुख परिणाम तो यह हुआ है। दूसरा कि अभी जो है चूंकि जो 3 साल के युद्ध के बाद भी सीज फायर की स्थिति नहीं बन पा रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अमेरिका और नाटो चाहे भी तो रूस को इस ढंग से नहीं हरा सकता जब तक कि वो अपने सैनिक को नहीं भेजे। तो युद्ध में बिल्कुल कोई भी स्टेलमेट बन गया था, लेकिन युद्ध जो उनकी पॉलिसी थी, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पहले पॉलिसी थी कि यूक्रेन को बचा के रखेंगे और उसके बाद उसमें रूस को हरा देंगे या रूस में रेजिम चेंज की संभावना बना देंगे, वह सब नहीं हुआ, क्योंकि यह मान के चलना पड़ेगा कि रूस अभी भी मिलिट्रली बहुत ही पावरफुल कंट्री है और उसको आप उस ढंग से हरा नहीं सकते या उस ढंग से आप उसके रेजिम को चेंज नहीं कर सकते। तो एक तरह से कहीं ना कहीं जो लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर था वो अभी खतरे में आ रहा है। उसका सबसे प्रमुख कारण इस युद्ध का था। इस युद्ध के कारण आपने देखा कि यूरोप के ज्यादातर कंट्री अभी स्टैग्नेशन चल रहा है। जर्मनी में ग्रोथ नहीं हो रहा है, इन्फ्लेशन काफी हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी हाई है। तो ये सारे जो ये हुए हैं अभी जो दुष्प्रभाव हुए हैं, उसका मुख्य कारण रूस यूक्रेन युद्ध था और इससे रूस यूक्रेन में लाखों लोग मरे हैं। मैं रूस की तरफ से ही बोल रहा हूँ और यूक्रेन की तरफ से, दोनों लाखों लोग मरे हैं। और ऐसा देश जो कि रूस के काफी करीबी माना जाता है, उसको एक तरह से अलग थलग करने की कोशिश हुई है। नाटो शुरू में तो लग रहा था कि मजबूत हुआ, लेकिन नाटो फिर से बिखरने के कगार पे है। तो और यूरोप भी कमजोर हुआ है। और इसमें एक यह भी है कि अभी जो ट्रम्प की पॉलिसी अभी है उसमें फिर से चीन को एक तरह से कहीं ना कहीं लग रहा है कि चीन भी ताइवान पे ऐसा कर सकता है। तो काफी आप जो जिस दौर से गुजर रहे हैं, इसको एक तरह से 1991 में जो सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था उससे उस ढंग की बड़ी घटना के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद पूरा विश्व बिल्कुल अलग दिखेगा और इसके काफी परिणाम आपको देखने के मिलेंगे, पॉलिटिक्स के लेवल पे, आइडियोलॉजी के लेवल पे, इमिग्रेशन के लेवल पे। सबसे बड़ा जो इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है वो है लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर और मल्टीलैटरलिज्म पे। तो ये लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर जो था वो अभी खत्म होता दिख रहा है। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन इनफेक्टिव हो गए, चाहे WHO, क्लाइमेट चेंज इत्यादि। तो ये सारे इसके दुष्परिणाम हुए हैं जो कि मुझे लगता है कि 3 साल के बाद आपको देखने को मिल रहा है। यूक्रेन का चैप्टर यहीं तक। अब बात करते हैं जर्मनी की। 23 फरवरी 2025 को जर्मनी में संसदीय चुनाव हुए और अनुमानित नतीजों के मुताबिक जर्मन लोगों ने सत्ताधारी पार्टी को बेदखल कर दिया है, सेंटर राइट क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी CDU को। हालांकि इस समय मर्ज की पार्टी के पास बहुमत नहीं है। सरकार बनाने के लिए उन्हें किसी और से भी हाथ मिलाना होगा, यानी एक गठबंधन सरकार बनेगी, जो जर्मनी में एक आम बात है। इस बार गठबंधन की सबसे ज्यादा संभावित सूरत है कि CDU को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SDP से हाथ मिलाना पड़े। यह जर्मनी में गठबंधन की जानी मानी सूरत है। इसके लगातार टेस्ट भी हुए हैं और टेस्ट में ये गठबंधन स्थिर भी साबित हुआ है। एंगेला मर्केल जर्मनी की चर्चित चांसलर रही हैं। वो 16 साल तक अपने पद पर थीं। उनकी चांसलरशिप में CDU ज्यादातर वक्त तक SDP के साथ ही थी। SDP से ही जर्मनी के मौजूदा चांसलर ओलाफ शुल्ज आते हैं। 2021 में उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन इस बार SDP तीसरे नंबर पर है, फिर CDU जो कि पहले नंबर पर है। वो दूसरे नंबर वाली पार्टी से हाथ क्यों नहीं मिला रही? इसी सवाल का जवाब 2025 के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। इस बार दूसरे नंबर पर आई है धुर दक्षिणपंथी पार्टी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AfD। विजेता CDU के उम्मीदवार फेडरिक मर्ज ने यह वादा किया है कि वो AfD से हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि विपक्षी पार्टियां AfD पर यह आरोप लगाती हैं कि उसकी नीतियां जर्मनी को नाजी अतीत की ओर ले जाएंगी। मर्ज की कहानी क्या है? मर्ज ने कभी कोई मंत्री पद नहीं संभाला। वो एक बिजनेसमैन है। इस हैसियत के चलते उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मद्देनजर बेहतर समकक्ष माना जा रहा था। लेकिन चुनावी कैंपेन के आखिरी दिनों में मर्ज बार बार ट्रंप सरकार की आलोचना करते नजर आए। पहला, उन्होंने कहा अमेरिका जिस तरह से जर्मनी के चुनाव में हस्तक्षेप कर रहा है वो रूसी हस्तक्षेप से कतई कम नहीं है। दरअसल अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस और एलन मस्क ने खुले तौर पर धुर दक्षिणपंथी पार्टी AfD को समर्थन दिया था। उन्होंने AfD की एक रैली में ऑनलाइन संबोधन भी दिया था। विपक्षी पार्टियों का यह भी आरोप था कि X पर AfD को बूस्ट मिल रहा है। यूरोप के देश रूस पर भी चुनाव में हस्तक्षेप के आरोप लगाते रहे हैं। दूसरा, मर्ज ने कहा कि मेरी प्राथमिकता यूरोप को इतना मजबूत बनाने की होगी कि वो अमेरिका पर बिल्कुल भी निर्भर ना रहे। मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये सब TV पर कहूँगा, लेकिन मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि नई अमेरिकी सरकार को यूरोप की किस्मत से कोई फर्क नहीं पड़ता।
पार्टी और ज़ाती तौर पर मुझ पर भरोसा रखने के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं इस जिम्मेदारी से पूरी तरह वाकिफ़ हूं और ये भी समझता हूं कि हमारे सामने कितना बड़ा लक्ष्य है। मैं शिद्दत और इज़्ज़त के साथ इसकी तरफ कदम बढ़ाऊंगा और मुझे पता है कि ये आसान नहीं होगा। ये तो हुई मर्ज की कहानी। उनका जर्मनी को लेकर प्लान क्या है, पॉइंट्स में जानिए। पहला, मर्ज ने वादा किया है कि वो प्रवासियों को लेकर सख्ती बरतेंगे। हाल के महीनों में जर्मनी में कई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुई जिनमें प्रवासियों का हाथ पाया गया था। दूसरा, उन्होंने टैक्स और व्यापार पर रेगुलेशंस कम करने की बात की है ताकि जर्मनी के आर्थिक हालात सुधर सकें। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एसडीपी की हार की सबसे बड़ी वजह यही दोनों मुद्दे हैं, अवैध प्रवास और इकोनॉमी। तीसरा, मर्ज ने जर्मनी की विदेश नीति में असर्टिवनेस लाने की बात की है, यानी जर्मनी अपने हित और अपना पक्ष सख्ती से रखेगा। मर्ज का कहना है कि इससे यूरोप मजबूत होगा और यूक्रेन को मदद मिलेगी। इस चुनाव में सीडीयू और उसकी सिस्टर पार्टी सीएसयू क्रिश्चियन सोशल यूनियन को कुल मिलाकर 29% वोट मिले हैं। यह ऐतिहासिक तौर पर जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी को चुनाव में मिले अब तक के सबसे कम नंबर्स में से एक है। सीडीयू के लिए यह दूसरा सबसे कम स्कोर है। इससे आप तो इतना समझ ही सकते हैं कि जर्मनी को दशकों तक लीड करने वाली मुख्य पार्टियों का दबदबा अब कम हो रहा है। दूसरी तरफ छोटी पार्टियों का वोट शेयर बढ़ा है। 4 साल के भीतर एएफडी ने अपने वोट दोगुने कर लिए हैं। पिछले चुनावों के 3 साल के अंदर ही हमने अपना वोट शेयर दोगुना कर लिया है और ये एक ज़बरदस्त कामयाबी है, खासकर इसलिए क्योंकि हमारी पार्टी सिर्फ 12 साल पुरानी है। यूरोप के इतिहास में कोई भी पार्टी इतने कम समय में खुद को स्थापित नहीं कर पाई है। हम जनता की पार्टी हैं, स्टेबल हैं और जर्मनी की दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स हैं। Wir sind stabil zweitstärkste Kraft in Deutschland. एक और दल है एफडीपी, फ्री डेमोक्रेट्स पार्टी। इस पार्टी के मुखिया हैं ओलाफ शुल्ज के पूर्व वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडनर। 6 नवंबर 2024 को शुल्ज ने क्रिश्चियन को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। जवाब में क्रिश्चियन की पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके चलते शुल्ज सदन में बहुमत से हाथ धो बैठे। 16 दिसंबर को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। ओलाफ ये प्रस्ताव जीत ना सके और जर्मनी में वक्त से 6 महीने पहले चुनाव कराने पड़े। इस बार लिंडनर की पार्टी एफडीपी 5% वोट्स का आंकड़ा भी नहीं पार कर सकी है। जर्मनी में पार्लियामेंट की सीट पाने के लिए किसी भी पार्टी को 5% का आंकड़ा पार करना होता है। इस बार सिर्फ 5 पार्टियां ऐसा कर सकी हैं। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी वेटिकन सिटी से है। पोप फ्रांसिस पिछले 10 दिनों से हॉस्पिटलाइज्ड हैं। 14 फरवरी को उन्हें रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुरुआती जांच में पता चला कि उनके ब्रोंकाइटिस के लक्षण बढ़ गए थे। डिटेल जांच में पता चला कि उनके दोनों फेफड़ों में निमोनिया है। इस कंडीशन को डबल निमोनिया कहा जाता है। इससे पहले मार्च 2023 में भी उन्हें ब्रोंकाइटिस की समस्या के चलते 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। 23 फरवरी को वेटिकन से एक बयान आया। इसमें कहा गया कि पोप की हालत गंभीर बनी हुई है और ब्लड टेस्ट में किडनी फेलियर के लक्षण मिले हैं, लेकिन वो फिलहाल अच्छी स्थिति में है। पोप फ्रांसिस के अस्पताल में भर्ती होने के बाद से ही ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि अगर वो अपना होश खो दें तो क्या होगा। क्या वो ऐसी हालत के चलते पिछले पोप बेनेडिक्ट 16वें का रास्ता अपनाएंगे और इस्तीफा दे देंगे। इन सवालों का जवाब तो आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन तब तक इस पद और इसके हस्तांतरण के बारे में जान लीजिए। पोप कौन होता है? ईसा मसीह के बाद कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े पद को पोप कहा जाता है। पोप लफ्ज का मतलब होता है पापा यानी पिता। वेटिकन सिटी से ही पोप का राजकाज चलता है। ईसा मसीह के 12 शिष्य थे। उनमें से एक सेंट पीटर को रोम का बिशप बनाया गया था। 6वीं शताब्दी तक पापा शब्द पर सिर्फ रोम के बिशप का हक नहीं था। कुछ और भी सम्मानित पादरी इसे इस्तेमाल करते थे। इसी शताब्दी में सिर्फ रोम के बिशप से ये शब्द जोड़ दिया गया। इसके बाद इस शहर के बिशप को बाकियों से ऊपर माना गया। सेंट पीटर के बाद से ही ये पद हैंडओवर होता रहा। साल 2013 में पोप फ्रांसिस को ये पद मिला था। अब आज की आखिरी सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं जो लेबनान से है। 23 फरवरी को लेबनान की राजधानी बेरूत के एक स्टेडियम में काले कपड़े पहने हजारों लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ। इस दिन हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ हसन नसरुल्लाह को सुपुर्द खाक किया जाना था। ये भीड़ मातम मनाने पहुंची थी। 50,000 की कैपेसिटी वाला स्टेडियम खचाखच भरा था और कोना कोना नसरुल्लाह के पोस्टरों से ढका हुआ था। इस दौरान जहां से नसरुल्लाह का जनाजा गुजरा वहां इजरायली फाइटर जेट्स की आवाज़ भी सुनाई दी। इजराइल ने इसी दिन उन हमलों के वीडियोस भी जारी किए जिनमें हिजबुल्लाह और उसके दूसरे लीडर्स को मार गिराया गया था। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने एक्स पर लिखा, जो भी इजराइल को मिटाने की धमकी देगा उसका अंजाम यही होगा। स्टेडियम में सिर्फ नसरुल्लाह का ताबूत नहीं था, उसके साथ हाशिम सफेद्दीन को भी श्रद्धांजलि दी गई। सितंबर 2024 में इजरायली हवाई हमले में नसरुल्लाह की मौत हुई थी। इसके बाद उन्हें किसी सीक्रेट जगह पर अस्थायी रूप से दफना दिया गया था।
हाशिम को नसरल्लाह का उत्तराधिकारी चुना जाना था, लेकिन इजराइल ने उन्हें भी मार गिराया था। मौजूदा समय में शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह के चीफ हैं, वो भी इस जनाजे में मौजूद थे। इस दौरान कासिम ने कहा कि हम भरोसा कायम रखेंगे और नसरल्लाह के रास्ते पर चलते रहेंगे। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।